तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर आया होगा तो चेक करना कि ब्लॉक 60 kg है, 60 kg is released at 6 meter above the ground and is connected with a 30 kg block, 30 kg placed on the rough surface of coefficient of friction 0.1। तो पहले इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो पहले फ्री बॉडी एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, एक बार आइए डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। थर्टी kg, 60 kg placed above 6 meter, 6 meter, ये 30 kg। तो 37 डिग्री, ये mg sin थीटा, mg sin थीटा 300 sin 37, ये नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से mg cos थीटा, m है 30, g है 10, 300 cos 37, यहाँ से 600। Limiting friction, value of limiting friction is equal to mu into n. Mu is equal to 0.1. Mu is 0.1. 0.1 into n. N है 30, 300 cos 37 होगा 0.1 cos 37 0.8 24 न्यूटन आएगा। 24 और ये 0.6 तो ये हो जाएगा 180। 180 हाँ सर। This is 180 Newton. This is 600 Newton. So limiting frictional force is 24 Newton. So this system 30 kg and 60 kg. From one side, from 60 kg side, 600 Newton is pulling the block downward. And from 30 kg side, 180 Newton is pulling the block down the plane. तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? 600 के डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अब इसकी टेंडेंसी है किस डायरेक्शन में मूव करने की? डाउनवर्ड, डाउन जाने की। तो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक रफ सरफेस पे अप द प्लेन जाना चाहेगा। अप द प्लेन अगर जाता है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा डाउन द प्लेन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम अगर यहाँ पे लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन बताओ। यस सर। 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 4 पॉइंट इस एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कब तक? 6 मीटर तक। तो 6 मीटर तक तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। 6 मीटर तक ये अप द प्लेन जा रहा है, एक्सेलरेशन है 4.4। तो ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा v। वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड हमें फाइंड करना है। फाइनल स्पीड 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये 2 इंटू a 4.4 इंटू s है 6 मीटर। तो ये आ जाएगा 4.4 तो 52.8 इंटू 52.8 का रूट। तो इसका हो जाएगा। इसका रूट कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी कितनी आ रही है वेलोसिटी इसकी? स्क्वायर रूट ऑफ 52.8 7.26। यस सर 7.26 आ रहा है। 7.26 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद जब ये ब्लॉक यहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, स्ट्राइक करने के बाद इसको गिवन है कि ये स्टिक कर जाता है, और स्टिक करने के बाद जैसे ही स्टिक करेगा वैसे स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक तो ये मूव किया अप द प्लेन 6 मीटर। जितना ये ब्लॉक डाउन आया उतना ये अप गया।
अब इसके बाद टेंशन जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी और ये ब्लॉक अब फिर से रिटार्ड करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी ने जो वेलोसिटी एक्वायर किया है, अब टेंशन जीरो होने की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 180 फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है और 24 न्यूटन अभी भी एक्ट कर रहा है रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन यहाँ से हो गया जीरो, तो इसका जो एक्सेलरेशन अभी हो जाएगा वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं नाउ ए डैश इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाई 30, ये होगा, ये आ जाएगा कितना, टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास है इसका 6.8 30 kg, तो ये हो जाएगा 6.8 होगा एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 7.26, तो ये रिटार्ड होगा। कितने डिस्टेंस के बाद जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? फाइनल स्पीड जीरो, इनिशियल स्पीड v स्क्वायर जो कि हो जाएगा 52.7.26 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू एस, एस की जगह हम ले लेते हैं एस डैश। तो ये जो एस डैश की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 52.8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6.8, कितना आएगा ये 52.8 3.88 meter. Total distance covered before coming to rest is equal to 6 plus 3.88, so 9.88 total distance traveled. Traveled is equal to 6 plus 3.88, तो ये हो जाएगा 9.88 मीटर, 9.88 मीटर। ठीक है सर ए डैश समझ में नहीं आया सर, ओ वाला क्यों किया? इसके बाद स्ट्रिंग उसका एक्सलेशन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। फोर्स क्यों चेंज होगा? ये ब्लॉक जाके ग्राउंड से स्ट्राइक कर गया, स्टिक कर गया, स्टिक करने से जो है स्ट्रिंग स्लैग कर गई, ये जो है ऊपर चलता ही जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो हो गया, फोर्स एक खत्म हो गया, तो हमें फिर से नया एक्सलेशन देखना होगा। समझे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट था वो पैराबोलिक वायर। तो पैराबोलिक वायर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी टाइप के सरफेस पे अगर हमें फाइंड करना हो, किसी भी टाइप के सरफेस पे अगर फ्रिक्शन विक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और इंक्लाइन प्लेन पे ऑलरेडी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं कि एक पैराबोलिक वायर है, इस पे कोई एक इंसेक्ट क्रॉल करते हुए जा रहा है ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन क्रॉल और शी कैन क्रॉल, ये यहां से यहां तक इंसेक्ट कहीं पहुंच गया, तो मैक्सिमम वो किस हाइट तक क्रॉल करते हुए जा सकता है, जहां पे भी होगा वो फ्रिक्शन इसके बीच में ऐड करा। अगर हम किसी भी हाइट पे देखते हैं कि ये अगर क्रॉल करता है तो उसका mg एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg एक्ट कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इंक्लाइन प्लेन में तो ठीक है कि स्ट्रेट लाइन है, ऐसे फाइंड कर लिया, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। कोई जनरल कर्व अगर है तो कर्व का नॉर्मल फाइंड करने के लिए पहले हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो हो जाएगा उस पॉइंट का नॉर्मल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये हुआ टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट का एंगल है मान लिया थीटा। अब इसको ये देखोगे कि ये जो पैराबोलिक वायर से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, अब बाकी सारे वायर को भूल जाओ, इस टेंजेंट को देखो तो ये जो है एक इंक्लाइन प्लेन की तरह से एक्ट कर रहा है। मतलब हमने जैसा इंक्लाइन प्लेन के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, mg sin थीटा cos थीटा सब कुछ ऐड करता है, डाउन आएगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, अप जाएगा तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा।
फ्रिक्शन Yes, अपनी sir. तो बस यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी जनरल शेप होता है तो जनरल शेप को हम मान सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अलग अलग वेरिएबल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के वो इंक्लाइंड प्लेन का कॉम्बिनेशन है। तो जिस भी इंस्टेंट पे ये होगा हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये इंक्लाइंड प्लेन की तरह से बिहेव कर रहा है, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ से ये मान लिया ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है, ये एंगल है इसका थीटा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, सेम जैसे इंक्लाइन प्लेन में करते हैं, कुछ भी नया नहीं है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब इसकी टेंडेंसी है डाउन द प्लेन, टेंडेंसी है डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन मूव करने की टेंडेंसी है। ये कौन सा टेंडेंसी होगी डाउन द प्लेन आने की? डाउन द प्लेन आने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? अलोंग द टेंजेंट, Upward. टेंजेंट के अलोंग। Yes, फ्रिक्शनल sir. फोर्स इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स का एक हो गया नॉर्मल कंपोनेंट और ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, हमेशा वो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा। तो टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगा, करता ही जाएगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम जब वो जस्ट स्लिप करने वाला होगा उस मोमेंट पे ये लिमिटिंग को अचीव कर लेगा। जब जस्ट स्लिप करने वाला होगा लिमिटिंग को अचीव करेगा। मान लिया वहां पे कोऑर्डिनेट वहां पहुंच गया वो x1 एंड y1, x1 y1, तो लिमिटिंग को अचीव कर लिया। तो f इज इक्वल टू जस्ट वो इक्विलिब्रियम में है तो mg sin थीटा है। लिमिटिंग अचीव कर लिया Yes, होगा तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो mg कैंसिल आउट हो yes, sir. जाएगा। ये तो वही एंगल ऑफ रिपोज आना ही है कि जस्ट जब स्लिप करने वाला है तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होना चाहिए, जो एंगल ऑफ रिपोज में हमने निकाल लिया था। अब बस Yes, एक sir. चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है कि tan थीटा को हम इस ग्राफ में ऐसा देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। स्लोप ऑफ Yes, टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है और y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें नोन है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, इसको डिफरेंशिएट किया और dy बाई dx क्या है? tan थीटा, सो इट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2x। 2x तो क्या है? x1 की वैल्यू आ गई। यस, tan थीटा हमें पता है म्यू है, तो x जो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट वो जा सकता है दैट इज इक्वल टू 2x। म्यू इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है, मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट कितना जा सकता है, तो उसको पुट कर देंगे, जो y होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट तक वो मूव कर सकता है। तो मैक्सिमम हाइट दैट इंसेक्ट कैन क्रॉल, तो वो हो जाएगा इसका म्यू स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो yes, फिर sir. से लास्ट पार्ट दिखा दीजिए। देख लो देख लो। हाँ, यस सर। सर एक हम्म, सर सर एक डाउट है हाँ यार बोलो। सर। एससीवी का सर क्वेश्चन नंबर सर 9 दोबारा रिज्वाइन करेंगे तो पूछना, ठीक है? रिज्वाइन करेंगे क्लास के एंड में। ओके सर। तो ये हो गया। तो इसमें से कॉन्सेप्ट हमें लेना है जनरल की, किसी भी टाइप पे हो सकता है। अब ये तुम्हें याद रखोगे कि जनरल पैराबोलिक फ्रेम है, किसी टाइप का भी इक्वेशन हो सकता है, कोई भी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन हो सकता है कि एक सरफेस है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का शेप का या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के शेप का। तो हमेशा जो है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो, कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। बोल देगा कि अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे दे सकता हूँ कि ओके if the particle is half of the maximum height then find the frictional force acting on him. If the insect is at half of the maximum height, 1/4 of the maximum height, then find the frictional force acting on the particle, on acting on the insect.
तो सेम यहाँ से y की वैल्यू अगर हाफ है तो उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करके सारी चीजें फाइंड करके यहाँ से फ्रिक्शन हमें फाइंड करेंगे। ये तो वो सिचुएशन है जहाँ पे वो स्लिप करने वाला है। कहीं पे भी किसी भी मोमेंट पे फ्रिक्शन तो mg sin थीटा है, mg sin थीटा है तो हमें क्या चाहिए, वहां पे mg चाहिए, और sin थीटा mg तो गिवन है, sin थीटा ही चाहिए। sin थीटा कैसे फाइंड करेंगे, sin थीटा यहाँ से फाइंड करेंगे कि dy by dx से फाइंड करेंगे। समझ पा रहे हो? मैं अगर क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स Yes, sir. एक्टिंग ऑन द इंसेक्ट इफ इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कहीं पे भी होगा, ये डायग्राम तो ऑलवेज ट्रू है। ये इस मैक्सिमम हाइट पे ऐसी क्या खास बात हुई, मैक्सिमम हाइट पे खास बात ये हो गई कि ये लिमिटिंग अचीव कर गया, अदरवाइज फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और वो फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग से कम है। लिमिटिंग से कम है तो क्या फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होगा या mg sin थीटा होगा, फ्रिक्शन mg sin थीटा होगा। फ्रिक्शन एक्ट एज पर जरूरत। हाँ भाई, जब सर मूव कर रहा है तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा ना? मूव कर रहा है, ये बात तो है, जो मूव कर रहा है, मूवमेंट किसका है, जो दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं उसका फीट का मूवमेंट है, और फीट और ग्राउंड के बीच में। तो जितने देर में वो फीट उसका ग्राउंड पे है, क्या वो पॉइंट स्लिप कर रहा है? तुम वॉक कर रहे हो, अगर वॉक कर रहे हो अगर नो तो सर। वॉकिंग के ड्यूरेशन में एक फीट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, क्या वो स्लिप करता है? वो तो टेम्पररी, मान लो No, एक sir. स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तुमने जो रखा उस बीच में, तो उसी पॉइंट पे है। समझे? यस सर। तो मूवमेंट sir. जैसे Yes, हम वॉक करते हैं, कोई पूछ दे कि ड्यूरिंग वॉकिंग किस टाइप का फ्रिक्शन ऐड करता है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, static friction. क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं करता है। यस सर। ठीक है मतलब ना? चलने वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। हाँ, वॉकिंग के ड्यूरेशन में स्टैटिक फ्रिक्शन है। मान लो ऐसे कोई पानी वानी में पैर पड़ गया, कीचड़ हो गया, स्लिप कर गए, तो उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा, फीट हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा हो। नेक्स्ट है स्यूडो फोर्स इन फ्रिक्शन। तो स्यूडो फोर्स इन फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, कैपिटल M है और ये स्मॉल m है। यहां से फोर्स एक्ट कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M इज म्यू। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट स्मॉल m रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f फॉर विच स्मॉल m, ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ है, यहां से कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मॉल m remains at rest with respect to capital M। कैपिटल M के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहे, ठीक है, ये रेस्ट में है तो हमें तो पता है। अब ये मूव नहीं कर रहा है तो हम इसका एक साथ ये मान सकते हैं कि ये तो सारा सिस्टम एक साथ ही है, एक साथ मूव कर रहा है, एक इंटीग्रल पार्ट है, सिंगल सिस्टम है, सिंगल पार्टिकल है जिसका मास टोटल मास m प्लस m है। तो हम इसका एक्सेलरेशन जो है सोच सकते हैं कि नेट फोर्स, यहाँ से तो स्मूथ है तो कंप्लीट अगर सिस्टम लेंगे तो हो जाएगा F डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, F डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो अब ये नहीं मूव कर रहा है, तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? यहाँ से, अगर हम कैपिटल M से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ से नीचे देखते हैं, तो अगर कैपिटल M से देखते हैं तो ये तो स्मॉल m है, स्मॉल m पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? एक तो यहाँ से ग्राउंड से नॉर्मली mg। यहाँ से हाँ पुश कर सर। रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ से mg है, और इस mg के वजह से एक इस ब्लॉक की डाउन जाने की टेंडेंसी है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स। स्मॉल m की जो टेंडेंसी है डाउन द स्लिप करने की, और ये फ्रिक्शन कैसा होगा? ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। स्टैटिक होगा। यस और सर। ये सारे फोर्सेस तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को भी दिखेंगे, बट ये क्या है? ये तो नॉन इनर्शियल है।
नॉन इनर्शियल वो होता है जो एक्सेलेरेटेड होता है, तो वो एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करेगा किस डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन के अपोजिट, एक्सेलेरेशन के अपोजिट कितना, m into a, Opposite direction. तो Sir, m opposite direction. m into a, so m A. f divided by m plus m, ठीक है। अब ये सारे फोर्सेस के वजह से ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कर लेंगे, n इज इक्वल टू सर n is equal to f हो गया। n इज इक्वल टू f कैसे है, ये तो ये है ना, n इज इक्वल टू f, वाह, इसका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से दो फोर्सेस देखने हैं, तो n इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो n है कभी कभी वो mg के बराबर है, ऑलवेज नहीं। Sir, और ये जस्ट बैलेंस कर पा रहा है, इसको बैलेंस कर पा रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है F इज इक्वल टू एम जी है, F इज इक्वल टू एम। yes sir. अब मान लो हमारा कैलकुलेशन है कि भाई ये मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम फोर्स में क्या है, यहाँ से देखोगे कि अगर फोर्स को हम डिक्रीज करेंगे तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगा, एक्सेलेरेशन डिक्रीज होगा तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू डिक्रीज होगी, तो लिमिटिंग वैल्यू डिक्रीज होते 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 क्या होगा, मान लो जस्ट लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, एफ की वैल्यू एम जी के बराबर है, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू Yes इनटू sir. एम एफ डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, एम कैंसिल आउट होगा यहाँ से, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, Plus इस m g by इनइक्वालिटी से म्यू शुड बी ग्रेटर देन, अब म्यू क्या है, म्यू नहीं एफ चाहिए हमें, तो एफ के लिए इक्वेशन लिखेंगे, एफ शुड बी ग्रेटर yes देन sir. इक्वल टू एम प्लस Plus m into g by mu. जी बाई म्यू, ये हो जाए। Yes. तो व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू टू मेंटेन दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाई म्यू, ठीक है, कोई डाउट इसमें तो बताओ। सर यहाँ पर ग्रेटर देन इतना जरूरी है? सब स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों यूज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना जरूरी नहीं है, बस एक हैबिट पड़ी रहेगी सोचने की उस तरीके से, इक्वल टू करते रहोगे तो कहीं पे मैक्सिमम मिनिमम में डाउट हो सकता है, ठीक है सर. तो एक प्रैक्टिस इनइक्वालिटी से लिख के सोच के लिखते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी, कई सारे क्वेश्चन में कहीं पे मिनिमम पूछा जा रहा है, कहीं मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तुम अप्लाई कर पाओ उस चीज को, कि अपने आप वो दिख जाएगा कि हाँ ये मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, कि एफ ग्रेटर देन इक्वल टू तो मतलब मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इक्वालिटी पे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। और कोई डाउट? सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों यूज हुआ यहाँ पे? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही ये स्लिप नहीं कर रहा है ना, रिमेन्स एट रेस्ट में है, बट इसकी मूव करने की टेंडेंसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एमजी की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं मानोगे तो ये तो ठीक है, स्यूडो फोर्स और एन बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, बट यहाँ से एमजी है, इस एमजी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वहां पे रुक नहीं पाता, वो स्लिप करके नीचे चला आता, बट फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन जो है एमजी को बैलेंस करेगा, तो अभी ये मूव नहीं कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, इसलिए स्टैटिक। बताओ यस और ये कैसा है? क्या, n नॉर्मल रिएक्शन। हाँ नॉर्मल रिएक्शन, सर ये हाँ क्यों? सर वो कैसे फाइंड करें? चलो भाई ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फोर्स मिनिमम हो या उससे ज्यादा हो, अगर उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा, ऐसे मान लो एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ऐसे रख दिया और एक फोर्स हम ऐसे जा रहे हैं तो वो यहीं पे ऐसे चिपक के रहेगा, ठीक है, कार्टून वार्टून में दिखाता है ऐसे कुछ चल रहा है, उस पे ऐसे पीछे कार वार से टकराया और उसी के साथ जा रहा है, टॉम एंड जेरी टाइप में। तो यहाँ अगर मान लो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज भी करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होगा, ओनली नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से केवल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, बट वो बैलेंस इक्विलिब्रियम में तो रहेगा ही, ठीक है। अब एक केस ऐसा लेंगे जहां पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सर हाँ भाई,
सर यहाँ पे तो फिर जो एफ मिनिमम निकाले वही स्यूडो फोर्स है। एफ मिनिमम स्यूडो फोर्स नहीं है। एफ मिनिमम तो फोर्स है जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्यूडो फोर्स इन फ्रिक्शन का मतलब नहीं है कि हम स्यूडो फोर्स फाइंड कर रहे हैं। ये कैटेगरी डिवाइड कर दिया कि जिसमें हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है इंक्लाइन प्लेन। अब इसको स्मूथ सरफेस के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है। स्मूथ सरफेस के लिए सॉल्व किया हुआ है। ये है कैपिटल एम स्मॉल एम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पे स्मूथ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड एफ so that it remains in equilibrium. Small m remains in equilibrium. क्या कोई बता सकता है कि अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो हमने फाइंड किया हुआ है कि व्हाट शुड बी मिनिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच दिस सिस्टम मस्ट बी एक्सेलरेटेड फॉर सर इक्विलिब्रियम। थोड़ा रुक जाओ। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कितना एक्सेलरेशन था स्मूथ सरफेस के लिए बताया हुआ है। एफ बाय एम प्लस एम। ठीक है, क्वेश्चन सोचो। ये क्वेश्चन सोचो। पहले हम देखते हैं कि सर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। नहीं, ऐसे ठीक है। अभी इस पे देखो, स्मॉल एम तो इक्विलिब्रियम में है, हम इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे। यहां से ये पूरा सिस्टम है, इसका एक्सेलेरेशन होगा राइट वर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलेरेशन हो जाएगा एफ बाई एम प्लस एम, एफ बाई स्मॉल एम प्लस एम, एफ बाई स्मॉल एम प्लस एम। ये हो गया एक्सेलेरेशन। अब ये ऑब्जर्व कर रहा होगा तो इसके पास इसके फोर्सेस दिखाई देंगे। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल दिखाई देगा, एम जी दिखाई देगा, जिस एम जी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। उसके बाद स्यूडो फोर्स होगा एम ए। क्या ये डायरेक्शन सही है स्यूडो फोर्स की? स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन सही है। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए क्विकली ये फोर्सेस, ये इंक्लाइन प्लेन को ऐसे, ये नॉर्मल एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ से स्यूडो फोर्स ऐड करा है हॉरिजॉन्टल अपोजिट डायरेक्शन में एम ए। ये एंगल जो है वो थीटा है, सो इट इज एम ए कॉस थीटा, और ये है एम ए साइन थीटा। तो अब इसके प्लेन के मोशन को डिसाइड करने वाले हमारे ये दो फोर्सेस हैं, एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। कोई कम हुआ ज्यादा हुआ तो इसकी टेंडेंसी अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अगर हम सोचते हैं कि फोर्स हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैक्सिमम फोर्स है बिल्कुल, जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एक्सेलेरेशन आएगा, एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा। एफ इंक्रीज करेंगे, एफ इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलेरेशन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एक्सेलेरेशन इंक्रीज करने से एम ए कॉस थीटा भी इंक्रीज करता जाएगा। एम ए कॉस थीटा इंक्रीज करता जाएगा तो इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो हम कोई चीज अगर ऐसे एक्सेलेरेट करते हैं, ऐसे है, ऐसे एक्सेलेरेट करेंगे तो ये क्या होगा? ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर मूव करने की टेंडेंसी जनरेट होगी। तो अब फ्रिक्शन का रोल क्योंकि बहुत ही डाइसी है, फ्रिक्शन तो भाई डायरेक्शन चेंज कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम एक सिचुएशन सोचते हैं कि इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी है मूव करने की। अपवर्ड डायरेक्शन टेंडेंसी कब होगी? जब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एम ए की वैल्यू ज्यादा होगी, इससे जो है इसकी अप द प्लेन मूव करने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन हो जाएगा डाउन द प्लेन। ठीक है, तो अब जो है इसको फ्रिक्शन भी रोकने लगेगा।
फ्रिक्शन भी रोकने लगा भाई। फिर हम फोर्स अगर बढ़ाते गए तो mg sin थीटा तो कांस्टेंट है, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते इस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम औकात कहां तक है, लिमिटिंग तक है, वहां तक जा सकता है। अब उससे ज्यादा फोर्स अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो ma अभी भी इंक्रीज कर जाएगा और ये लिमिटिंग के बाद वो रुक जाएगा और ये ब्लॉक जो है ऊपर स्लिप कर जाएगा, ऊपर मूव कर जाएगा। तो हमें इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन फाइंड करनी है, मतलब जस्ट उस केस के लिए तो लिख सकते हैं ma cos थीटा प्लस ma cos थीटा ऑफ द प्लेन है इज इक्वल टू mg sin थीटा है प्लस फ्रिक्शनल फोर्स है और वो लिमिटिंग के बराबर है, तो वहां पे लिख लेते हैं म्यू एन, क्योंकि जस्ट ऐसे लिख सकते हैं एट एफ मैक्सिमम, बहुत ज्यादा फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ये कंडीशन है। ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड अप द प्लेन, तो यहाँ से ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू ध्यान से देखो, mg cos थीटा है प्लस ma sin थीटा भी है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो यहाँ से a की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो a वाले टर्म को लिख लेते हैं, m तो कैंसिल आउट होगा, a cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू ए साइन थीटा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, म्यू ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, अच्छा एम को कैंसिल कर लिया है तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू जी कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। थोड़ा सा इसमें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस कॉस से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगा a इज इक्वल टू जी tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब स्मूथ सरफेस के लिए अगर याद करोगे तो स्मूथ सरफेस के लिए म्यू इज इक्वल, म्यू की वैल्यू 0 होगी, म्यू 0 यहां से पुट करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू जी tan थीटा, जो कि वहां पे आया था, जी tan वहां theta. वहां Yes, पे sir. सॉल्व किया था और ये रिजल्ट याद रखने के लिए बोला था कि वो जी tan थीटा होगा एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से ये हुआ जी tan थीटा, जी और tan थीटा इतना एक्सेलेरेशन चाहिए, तो फोर्स कितना चाहिए मिनिमम, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मैक्सिमम फोर्स जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू a, इज इक्वल टू m प्लस m इंटू जी tan थीटा प्लस म्यू। सर डिस्कनेक्ट होने वाला है, सभी रिकनेक्ट कर लेंगे इमीडिएटली, 1 माइनस म्यू tan थीटा f मैक्सिमम, ये f मैक्सिमम है। अब इसमें ये बात समझ में आई। अब इसमें एक चीज सोचते हैं, अगर कि मान लो हम फोर्स को डिक्रीज करना, क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी है कि मान लो हम फोर्स को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, फोर्स को डिक्रीज करने लगते हैं, डिक्रीज करते 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 उस मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये ए डिक्रीज होने लगेगा, सूडो फोर्स वीक पड़ने लगेगा, सूडो फोर्स वीक पड़ने से क्या होगा, किसी मोमेंट पे ये mg साइन थीटा के बराबर होगा और नेक्स्ट मोमेंट पे ये mg साइन थीटा से वीक हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो सूडो फोर्स भी डिक्रीज होगा, सूडो फोर्स डिक्रीज होने से अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी डाउन द प्लेन हो जाएगी मूव करने की, धीरे धीरे डाउन द प्लेन टेंडेंसी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी अगर हम फोर्स डिक्रीज करते जाएंगे तो डाउन द प्लेन अगर डिक्रीज होगा, जैसे ऐसे सोचते हैं फॉर एफ मिनिमम एफ मिनिमम पे क्या होगा, ऐसी सिचुएशन होगी, ये ब्लॉक डाउन द प्लेन स्लिप करना चाहेगा, डाउन द प्लेन स्लिप करना चाहेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ से था हमारा एम ए कॉस थीटा और यहाँ से है एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई,
फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज को हम इस इक्वेशन में कैसे फिर से इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सेम रिजल्ट हम एफ मिनिमम के लिए फाइंड कर सकते हैं। फॉर एफ मिनिमम रिप्लेस इस डायरेक्शन चेंज को कैसे अकोमोडेट करेंगे, रिप्लेस म्यू बाई माइनस म्यू बाई माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा एफ एम प्लस एम। एफ मिनिमम के लिए सर हमने ऐसा क्यों माना कि नीचे आएगा? एफ मिनिमम अगर फोर्स बहुत ही कम है